हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं एमए सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट कोड CC11 से जो है हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके यूनिट 3 से एक टॉपिक, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना के विषय में आज आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये आपके अध्ययन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, तो आप इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1968 ईस्वी में मेडिसिन के क्षेत्र में अर्थात चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार ने उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया था। दरअसल हरगोविंद खुराना भारतीय नागरिक थे, लेकिन वर्ष 1966 में उन्होंने यूएसए की नागरिकता अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे हम अमेरिका भी कहते हैं, वे भारतीय मूल के थे, लेकिन 1966 में उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। इसलिए उन्हें भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक कहा जाता है। अब हम हरगोविंद खुराना के जीवन परिचय का अवलोकन करेंगे। हरगोविंद खुराना का जन्म 9 जनवरी 1922 को रायपुर, पंजाब में हुआ था। उस समय यह जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान के अंतर्गत आता था। यह भारत पाकिस्तान का एकीकृत प्रदेश था। वर्तमान में यह पाकिस्तान में है। हरगोविंद के पिता, जिनका नाम था गणपत राय खुराना, वे एक पटवारी के पद पर एक सरकारी कर्मचारी थे। हरगोविंद की माता कृष्णा देवी थी और हरगोविंद के 3 बड़े भाई और एक बड़ी बहन थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इसके बावजूद पढ़ाई में विशेष रुचि रखने के कारण हरगोविंद के पिता ने उनकी शिक्षा का समुचित प्रबंध किया। प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक स्थानीय स्कूल से उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की, जहां साधनों का पर्याप्त अभाव था। वहां पर उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। इसके अलावे उनके पिता शिक्षा को लेकर काफी जागरूक थे और उन्होंने हरगोविंद खुराना की शिक्षा के लिए स्वयं भी अध्यापन का कार्य किया। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए हरगोविंद खुराना मुल्तान के स्कूल में गए, जहां उन्हें रतनलाल के रूप में काफी एक योग्य एवं प्रभावी शिक्षक प्राप्त हुए, जिससे उन्हें काफी प्रेरणा मिली और वे उससे काफी प्रभावित भी हुए। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से रसायन शास्त्र का अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त की। अर्थात वे काफी मेधावी छात्र थे और उनकी मेधाविता के कारण उनको छात्रवृत्ति अर्थात स्टाइपेंड प्राप्त हुआ, स्कॉलरशिप प्राप्त हुआ। ठीक है। हरगोविंद ने वर्ष 1943 में बीएससी की परीक्षा पास की, बैचलर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, और 1945 ईस्वी में उन्होंने एमएससी यानी मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री पूरी की। वे काफी मेधावी छात्र थे, इसलिए उन्हें भारत सरकार द्वारा लिवरपूल विश्वविद्यालय, जो ब्रिटेन में स्थापित है, वहां अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। इसी क्रम में खुराना इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल से पीएचडी की पढ़ाई
पूरी की। यह पहला अवसर था जब उन्होंने भारत की बाहर की यात्रा की थी और पहली बार पश्चिमी संस्कृति को करीब से जाना था। 1948 में उन्होंने पीएचडी प्राप्त की। उनके शिक्षक उनके विज्ञान के प्रति उनके विचारों और दर्शन से हरगोविंद खुराना से काफी प्रभावित थे। खुराना का विवाह 1952 ईस्वी में एस्टर एलिजाबेथ के साथ हुआ, जो एक विदेशी मूल की महिला थी, जिनसे उन्हें 3 संतान भी प्राप्त हुई। हरगोविंद को 1952 ईस्वी में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय से नौकरी का प्रस्ताव प्राप्त हुआ, लेकिन इस विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें शोध हेतु कोई भी सुविधाएं प्रदान नहीं की गई। लेकिन इसके बावजूद हरगोविंद खुराना ने हार नहीं मानी और बिना समुचित सुविधाओं के उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस तरह से हमने हरगोविंद खुराना के जीवनी और उनके जीवन परिचय का अवलोकन किया। अब हम हरगोविंद खुराना की उपलब्धियों को देखेंगे। वर्ष 1952 में ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जुड़ने के बाद इनको रसायन और मेडिसिन के क्षेत्र में शोध करने का अवसर प्राप्त हुआ। यहां से हरगोविंद खुराना के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन घटित हुए। वहां उन्होंने अन्य शोधकर्ताओं के साथ फॉस्फेट एस्टर और न्यूक्लिक एसिड के क्षेत्र में काम करना शुरू किया, अर्थात वे आरएनए के स्ट्रक्चर, जिसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, उस पर और फॉस्फेट एस्टर की पर रिसर्च करने लगे। वर्ष 1960 में उन्होंने विस्कॉसिन विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ एंजाइम रिसर्च में एक नौकरी ग्रहण की और वहां वे लगातार इस पद पर अपनी सेवा देते रहे। वर्ष 1960 में हरगोविंद खुराना ने आरएनए अर्थात राइबोन्यूक्लिक एसिड पर काफी गहराई से प्रयोग करने प्रारंभ किए। इन प्रयोगों के उपरांत उन्होंने अनेक निष्कर्ष एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। वर्ष 1970 में हरगोविंद एमआईटी के प्रोफेसर बने और एमआईटी अमेरिका के प्रोफेसर बने और वर्ष 2007 में अपनी सेवानिवृत्ति तक वे अपने पद पर निरंतर कार्यरत रहे। एक विश्व प्रसिद्ध जैव रसायनविद के रूप में, जो आनुवांशिकी, जिसको हम जेनेटिक्स कहते हैं, और डीएनए के क्षेत्र में उन्होंने काफी ख्याति अर्जित की। वर्ष 1968 में उनके रसायन के क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व योगदान के लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके पश्चात भारत सरकार ने भी उन्हें सम्मान देने के लिए वर्ष 1969 अर्थात 1969 में उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा। इस प्रकार उनकी उपलब्धियां रसायन के क्षेत्र में अभूतपूर्व मानी जाती है और 9 नवंबर 2011 को हरगोविंद खुराना की अमेरिका में मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से हमने देखा कि हरगोविंद खुराना, जो कि काफी गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और उन्होंने अपनी मेहनत, प्रतिभा और लगन का लोहा मनवाया। उन्होंने न केवल विपरीत परिस्थितियों में
अपनी प्रारंभिक परीक्षा पूरी की। तत्पश्चात मुल्तान विश्वविद्यालय से उन्होंने बीएससी और एमएससी की डिग्रियां हासिल की। इसके बाद उनकी मेधाविता को देखते हुए भारत सरकार की ओर से उन्हें स्कॉलरशिप भी प्रदान की गई। इसी स्कॉलरशिप के कारण वे लिवरपूल विश्वविद्यालय गए और वहां उन्होंने पीएचडी की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उनके जीवन में अनेक चरण ऐसे आए जब उन्हें शोध करने का अवसर मिला और वे विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंतर्गत अपने शोध कार्यों को निरंतर संचालित करते रहे। इसी कड़ी में उन्होंने आरएनए पर विशेष गहराई से शोध कार्य किया। इस शोध कार्य के उपरांत उन्होंने जो सिद्धांत और निष्कर्षों का प्रतिपादन किया, उसके सम्मान में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, जो वर्ष 1968 में हुआ। तत्पश्चात भारत सरकार ने भी हरगोविंद खुराना को सम्मानित करने का फैसला लिया और उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से वर्ष 1969 को नवाजा गया। इनके योगदान अभूतपूर्व है और इनके योगदानों के कारण ये भावी वैज्ञानिकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। इनके योगदानों के लिए भारत सरकार ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के वैज्ञानिक एवं रसायनविद इनके आभारी रहेंगे। हम इस महान विभूति को शत शत नमन करते हैं और इनके योगदानों की सराहना भी करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह ऐसे युग पुरुष सदैव धरती पर आते रहेंगे और अपनी योग्यता और अपने सामर्थ्य को संसार के समक्ष दर्शाएंगे। तो इसके साथ हमारा यह जो विषय है यहाँ समाप्त होता है। आई होप कि आपको सारी बातें काफ़ी सहजता से समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी आपको इससे संबंधित कोई आशंका या कोई सवाल हो तो आप मुझे मेरे चैनल पर उसका कमेंट लिखकर भेज सकते हैं। हम आपके कमेंट को जवाब यथाशीघ्र देने का प्रयत्न करेंगे। तो इसी विश्वास के साथ कि आप घर पे रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे, इस मूल मंत्र के साथ मैं आज के लिए अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। कल फिर से हम एक नए विषय के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।